प्रिय भैया, एक बार फिर से मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको भौतिक विज्ञान की जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव और गॉस की प्रमेय और वैद्युत संधारित्र, इनके विषय में हम प्रथम इकाई में पढ़ते हैं। आप लोगों को मैंने नोट्स व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे थे और बहुत सारे भैयाओं ने उन्हें फेयर भी कर लिया है और काफ़ी अच्छा काम आप लोगों ने किया है। मैं इस यूनिट को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, आवेश क्या है? आवेश किसी द्रव्यमान युक्त कण में ही उपस्थित हो सकता है, यानी कि निर्वात में कहीं पर आवेश नहीं होगा। जहाँ द्रव्यमान युक्त कण होंगे वहीं आवेश होगा, यानी कि द्रव्यमान और आवेश का एक दूसरे से गहरा संबंध है। अब पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। आवेश की जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, इसके अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है और एक इलेक्ट्रॉन में और एक प्रोटॉन में आवेश भी बराबर होते हैं, लेकिन विपरीत प्रकृति के होते हैं। 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी हो जाए, परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो उसमें धनावेश आ जाता है। तो इस प्रकार से आवेश की उत्पत्ति होती है। इसमें एक विषय आता है आवेश संरक्षण, यानी कि आवेश को हम अलग से कहीं से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं। और आवेश की क्वांटम प्रकृति, आवेश की जो मात्रा होती है वह एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। तो ये कुछ बेसिक बातें आवेश से संबंधित हैं। जैसा कि हमने व्यवहार में देखा है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जैसे टीवी है, रेडियो है या पंखा है, तो उसमें धूल की परत जम जाती है, आपने देखा होगा। तो जो धूल के कण हैं, दरअसल में उनमें आवेश आ जाता है। आवेश के कारण ऐसा होता है। और अगर हम इसकी तुलना गुरुत्वाकर्षण बल से करें तो गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान युक्त कणों के मध्य में लगता है, वहीं वैद्युत बल आवेशों के मध्य में लगता है। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है, जो हमें याद रखना चाहिए, वो ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, और जबकि कूलाम बल, जिसको हम वैद्युत बल को ही हम कूलाम बल कहते हैं, क्योंकि उसका नियम कूलाम ने प्रतिपादित किया था, F = 1/4πε0 के ये कांस्टेंट हो गया इंटू Q1 Q2/r²। तो वर्ग व्युत्क्रम के नियम का पालन कूलाम का नियम भी करता है और न्यूटन के द्वारा दिया गया गुरुत्वाकर्षण नियम भी करता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है इस यूनिट की। फिर मैंने उसका वेक्टर फॉर्म भी आपको नोट्स के माध्यम से दिया है, एक बार आप उसका अध्ययन करेंगे। फिर आता है विषय वैद्युत क्षेत्र का। आवेश के चारों ओर का वह प्रभावी क्षेत्र, वह इफेक्टिव रीजन, जिसमें कोई अन्य आवेश किसी भी वैद्युत बल का अनुभव करता हो, तो उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन हम वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा करते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, जिसके द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र का निरूपण करते हैं। तो वो सरल रेखाएं भी हो सकती हैं, वो वक्र के रूप में भी हो सकती हैं। तो जैसा कि हमने देखा, अगर हम एक डाइपोल लेते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश के युग्म को हम डाइपोल कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन क्लोराइड के अणु को हम डाइपोल कह सकते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड के अणु को भी हम डाइपोल कह सकते हैं। तो किसी डाइपोल की वजह से अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं का निरूपण करें तो हमें बंद वक्र मिलते हैं। बंद वक्र के रूप में वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं पाई जाती। अब वैद्युत क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र द्रव्यमान युक्त
कोई पिंड है तो उसके चारों ओर का क्षेत्र जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है उसे हम गुरुत्वीय क्षेत्र कह सकते हैं। जैसे चंद्रमा के चारों ओर चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र होगा, सूर्य के चारों ओर सूर्य का गुरुत्वीय क्षेत्र होगा, और पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र होगा। तो यही चीज़ वैद्युत क्षेत्र के संदर्भ में भी कही जा सकती है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनमें एक जो है बहुत छोटा सा डिफरेंस है। वैद्युत क्षेत्र तो एक भौतिक राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भौतिक राशि है जो वेक्टर राशि है। तो वैद्युत क्षेत्र कितना, यानी कि भौतिक विज्ञान में माप का बड़ा महत्व होता है, मापों के विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मापना चाहें, उसके स्ट्रेंथ को मापना चाहें, तो उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इसके लिए एक गणितीय परिभाषा ये दी गई है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। अब परीक्षण आवेश क्या है? परीक्षण आवेश एक सूक्ष्म धनावेश है जो काल्पनिक है, यानी कि एक ऐसा आवेश जो बहुत सूक्ष्म है, धनावेश है और उसका अपना प्रभाव नगण्य है, उसको हम परीक्षण आवेश कह सकते हैं। Q0 या Q0 से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब नोट्स में देख रहे होंगे तो उसमें मैंने Q0 लिखा हुआ है। तो वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डेफिनेशन इस फॉर्मूले से बनती है। फिर हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, उसका फॉर्मूला डिराइव किया गया है, उसको भी आप देख लेंगे। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो वेक्टर राशि है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव वही होती है जो वैद्युत परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा होती है। तो धन आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं निर्गत होती हैं वो बाहर की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि ऋण आवेश में ऋण आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। और ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी आवेशित कण के भीतर या किसी आवेशित वस्तु के भीतर वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं नहीं पाई जाती हैं। और यही कारण है कि अगर कोई गोलीय चालक हो, स्फेरिकल कोई कंडक्टर हो, तो उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। तो ये तो वैद्युत क्षेत्र हो गया। फिर हम इसी लेसन में डाइपोल के बारे में मैंने जिक्र किया है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? धन आवेश और ऋण आवेश, दो समान परिमाण के आवेश जिनमें विपरीत प्रकृति हो, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, अगर किसी फाइनाइट डिस्टेंस में वो हों तो उस तंत्र को, उस निकाय को, दो विपरीत आवेशों के निकाय को जो परिमाण में समान है उसे हम डाइपोल कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसमें आपने देखा होगा कि मैंने 3 डेरिवेशन इसमें प्रमुख हैं। एक तो अक्षीय स्थिति में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं कि डाइपोल का जो एक्सिस है उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और फिर एक निरक्ष स्थिति में निकालते हैं। ये दोनों ही डेरिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। बोर्ड परीक्षाओं में अधिकांशतः ये 5 नंबर यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं। तो इन डेरिवेशंस का हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए, और जब हम उसको बार बार करेंगे तो हमें आ भी जाएगा। इसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ बढ़ते हैं। वैद्युत विभव का संबंध ऊर्जा से है, और एक प्रकार से ये ऊर्जा के आवेश के स्तर को भी दर्शाता है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताने की कोशिश की थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो लेवल है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो उसकी वजह से विभव भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो विभव की जो गणितीय परिभाषा है वो थोड़ा सा पेचीदा है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। इंटीग्रेशन मेथड से हम उस कार्य की गणना भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने उसमें किया भी है। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q0, और वोल्ट इसका मात्रक होता है। अगर हम बड़े मात्रकों की बात करें तो किलो वोल्ट में इसे लिया जा सकता है। फिर छोटे मात्रकों की बात करें तो मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, इस तरीके से हम विभव को परिभाषित करते हैं। विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच के विभवों का जो अंतराल है, जैसे माना अगर एक बिंदु पर विभव 100 वोल्ट है, दूसरे बिंदु पर विभव 25 वोल्ट है, तो विभवांतर अपने आप 75 हो गया, 100 - 25।
तो दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। और एक अन्य परिभाषा भी इसमें दी जा सकती है कि दो बिंदुओं के बीच के का विभवांतर किसी एकांक परीक्षण आवेश को उन दो बिंदुओं के बीच ले जाने में जितना कार्य किया जाता है, यानी कि जितनी ऊर्जा खर्च होती है, उसको हम वैद्युत विभवांतर कह सकते हैं दो बिंदुओं का। इसमें भी फिर हम वैद्युत विभव के कारण या वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में दो बड़े डेरिवेशन करते हैं। निरक्षीय स्थिति में तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव शून्य आता है और अक्षीय स्थिति में कुछ आता है। वो व्यंजक भी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका भी अभ्यास किया जाना चाहिए। फिर आती है इसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर माना दो पॉइंट चार्ज हैं हमारे पास Q1 और Q2, अब दो धन आवेश हैं, एक Q1 है दूसरा Q2 है। अब हम अगर उसको एक दूसरे के समीप लाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा। वैद्युत प्रतिकर्षण बल उन्हें समीप नहीं आने देगा। तो अगर फाइनाइट डिस्टेंस में, एक निश्चित दूरी में हम दो आवेशों को लाना चाहें तो अनंत से निश्चित दूरी तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो उन दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि एक या दो से अधिक आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो अनंत से उन बिंदु आवेशों को निश्चित दूरियों तक लाने में की जाती है। तो ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। इसी प्रकार इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण वैद्युत विभव पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव चार्ज के कारण वैद्युत विभव नेगेटिव आएगा। फिर हम इसके बाद गॉस की प्रमेय में प्रवेश करते हैं। तो गॉस की प्रमेय में कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ उसमें, जैसे उसमें एक घनकोण आता है। तो सामान्य कोण को तो हम जानते हैं, चाप बट्टे त्रिज्या जिसको हम कोण कहते हैं और रेडियन में मापते हैं इसको, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, पाई/4 रेडियन। तो चाप की लंबाई और बट्टे त्रिज्या, तो इसको हम कहेंगे। एक्चुअल में ये जो कोण होता है इसको हम 2D कोण भी कह सकते हैं, 2 डायमेंशनल एंगल। लेकिन जो घनकोण होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो अगर माना कोई गोला है तो उसके केंद्र पर गोलीय पृष्ठ के किसी अंश द्वारा जो त्रिविमीय कोण अंतरित किया जाएगा उसे हम घनकोण कहेंगे। और इस घनकोण के विषय में हम क्लास 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है। तो गोलीय पृष्ठ के अंश का पृष्ठ क्षेत्रफल बट्टे त्रिज्या का वर्ग, ये इसका मौलिक सूत्र है। तो ये तो हो गया घनकोण, क्योंकि इस घनकोण का उपयोग हम गॉस की प्रमेय को प्रूफ करने में इसका उपयोग होता है। फिर आता है वैद्युत फ्लक्स। अगर वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं किसी पृष्ठ से अगर गुजरती हैं, वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं को केवल मेटेलिक सीट रोक सकती है बस। अगर कोई नॉन मेटेलिक सीट है, कोई नॉन मेटेलिक पृष्ठ है, तो वहाँ से ये वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं भेदित होकर के आगे निकल जाती हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। जैसे एक्सरे हमारे शरीर से क्रॉस कर जाता है, तो इसी तरीके से वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं भी किसी पृष्ठ को क्रॉस कर सकती हैं। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं किसी पृष्ठ से क्रॉस्ड होती हैं, पेनेट्रेट होती हैं, तो उसमें वैद्युत फ्लक्स जुड़ जाता है। तो वैद्युत फ्लक्स बेसिकली, अगर हम इसकी गणितीय रूप में इसको समझना चाहें, तो जो एरिया वेक्टर होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, इसका डॉट प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ई एक कॉस थीटा, सिंपल सी बात है। तो हम इसकी परिभाषा देते हैं कि किसी एकांक क्षेत्रफल से वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं की निकलने वाली जो संख्या है, उस संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर आता है गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ जो है, किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ एज्यूम कर सकते हैं। तो किसी पृष्ठ के भीतर अगर आवेश रखा हो तो उससे जो वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं निर्गत होती हैं और गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स संबद्ध हो जाता है। तो गॉस ने एक बहुत ही उम्दा नियम दिया था, बहुत ही उनका प्रचलित नियम है, इसी के नाम से ये पाठ भी है, गॉस की प्रमेय। तो उसमें उन्होंने ये कहा था, ये फॉर्मूला दिया था, ये नियम दिया था कि किसी बंद गॉसियन पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, उसके अंदर जो आवेश की मात्रा होती है उसका 1/ε0 गुना होता है। तो ये लॉ है। फिर इसके आधार पर हम उसके अनुप्रयोग देखते हैं। उन अनुप्रयोगों का आप बार बार उनकी पुनरावृत्ति करें, और अगर नोट्स नहीं बना रखे हैं तो जो मैंने व्हाट्सएप में आपको नोट्स दिए हैं
उनको आप उतारें। इसके बाद फिर मैं एक दूसरी वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ, उसमें मैं आपको संधारित्र के बारे में बताऊँगा। धन्यवाद।